वेलकम बैक गाइस। तो यार आज मैंने टोपी पहन ली है क्योंकि भाई मेरे चारों तरफ इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा ठंडा है। ठीक है, मसूरी के पास है यार मेरा घर, तो तुम जानते हो मसूरी में ठंडा रहता है, तो यहाँ भी ठंडा हो गई, तो इसलिए टोपी पहन ली। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 10 साइंस के चैप्टर 13 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, जिसमें हमें फूड चेन एंड वेब्स के बारे में पढ़ना है। मतलब फूड चेन एंड फूड वेब के बारे में पढ़ना है। अब देखो, फूड चेन होता क्या है। बहुत सिंपल है। फूड चेन का मतलब क्या होता है कि जैसे हमारे पास ये है, ये पेड़ है, ठीक है। इस पेड़ को खाया इस हिरन ने, हिरन को खाया इस शेर ने, तो ये क्या हो गया, फूड चेन हो गई। मतलब भाई इसने इसको खाया, इसने इसको खा दिया, तो ये एक तरीके से क्या हो गई, फूड चेन। और फूड वेब क्या होता है, जब कई सारी फूड चेन मिल जाती हैं तो उसे बोलते हैं फूड वेब। अब फूड वेब हमें दिखता कैसा है, वो बनता कैसा है, वो हम अभी आगे देखेंगे। तो इन एक्टिविटी 13.4 वी हैव फॉर्म्ड अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म फीडिंग ऑन वन अनदर। उसमें हमने देखा था ना एक्टिविटी में कि एक दूसरे को खा रहा है, दूसरा तीसरे को खा रहा है। दिस सीरीज और ऑर्गेनाइजेशन टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल फॉर्म अ फूड चेन। अब तुम जानते हो, देखो हमारा इन्वायरमेंट जो होता है उसमें बायोटिक और एबायोटिक लेवल्स होते हैं, एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। बायोटिक कौन से होते हैं, जो लिविंग होते हैं। तो जो लिविंग कंपोनेंट्स हैं उसी में क्या होगी, फूड चेन होगी। मतलब एक उसको खाएगा, दूसरा तीसरे को खाएगा, तीसरा चौथे को खाएगा, इस तरीके से चलेगा। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है। अब ईच स्टेप और लेवल ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। अब जैसे मान लो ये एक फूड चेन का स्टेप है, पहला, फिर ये दूसरा, फिर ये तीसरा। हर एक स्टेप जो होता है फूड चेन का उसे बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। फिर से बोल रहा हूं मैं, फूड चेन का जो हर एक स्टेप होता है उसको बोला जाता है ट्रॉपिक लेवल। जैसे ये कौन सा हो गया, लोअर ट्रॉपिक लेवल हो गया। लोअर मतलब नीचे का ट्रॉपिक लेवल हो गया। ये कौन सा हो गया, हायर ट्रॉपिक लेवल हो गया, ऊपर का। द ऑटोट्रॉफ्स और द प्रोड्यूसर्स आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। अब देखो हमारे पास सबसे पहले कौन सा ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, जो कि ऑटोट्रॉप्स होते हैं या प्रोड्यूसर्स होते हैं। ऑटोट्रॉप्स मतलब जैसे प्लांट्स हो गए, वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, और फोटोसिंथेसिस करने के बाद क्या बनाते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं। तो वो बना रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए, ये जो ये पहले ट्रॉपिक लेवल के ये सारे के सारे क्या हो गए, प्रोड्यूसर्स हो गए। ठीक है, ये क्या करते हैं, दे फिक्स अप द सोलर एनर्जी। भाई सीधी बात है, सोलर एनर्जी को पकड़ेंगे, फिर क्या करेंगे, मेक इट अवेलेबल फॉर हेटरोट्रॉप्स और द कंज्यूमर। फिर ये फोटोसिंथेसिस करेंगे, और फोटोसिंथेसिस करने का जो भी खाना वाना बनेगा वो प्लांट खुद यूज भी करता है, और अगर हिरन प्लांट को खा देगा तो प्लांट से जो भी है वो चीजें हिरन में चली जाएंगी। द हर्बीवोर्स और द प्राइमरी कंज्यूमर कम एट द सेकेंड। अब सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आ जाते हैं, हर्बीवोर्स या प्राइमरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। तो ये जैसा हिरन है, ये क्या हो गया, हमारा हर्बीवोर हो गया या प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये हमारे प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। फिर उसके बाद स्मॉल कार्निवोर्स और द सेकेंडरी कंज्यूमर एट द थर्ड, एंड द लार्ज कार्निवोर्स और द टर्शियरी कंज्यूमर फॉर्म द फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। अब बहुत सिंपल है, जल्दी से मैं आपको बताता हूं। हमारे पास क्या है, यहाँ पे 4 ट्रॉपिक लेवल्स हैं। पहला ट्रॉपिक लेवल जो है सबसे नीचे का, उसमें प्रोड्यूसर्स आते हैं। प्रोड्यूसर्स कौन होते हैं, जो कि प्लांट्स होते हैं। ठीक है, प्लांट्स क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करने के बाद वो प्रोड्यूस करते हैं, मतलब वो ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन करते हैं। दे आर ऑल्सो कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। ठीक है, या इन्हें ऑटोट्रॉप्स, या इन्हें प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। तो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल में कौन आ गए, प्रोड्यूसर्स आ गए। सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में कौन आते हैं, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में हमारे पास आ जाते हैं जो कौन होते हैं, ये हर्बीवोर्स होते हैं। हर्बीवोर्स मतलब जो घास को खाते हैं। तो जैसे हिरन हो गया, तो हिरन क्या हो गया हमारा, वो हो गया क्या, हर्बीवोर्स हो गया। और ये क्या हो गए, कंज्यूमर्स हो गए। क्या हो गए, कंज्यूमर्स। इनको हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब जो डायरेक्टली प्लांट को खा रहा है वो प्राइमरी कंज्यूमर है। तो हिरन जो है वो डायरेक्टली प्लांट को खाता है, तो वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गया। प्राइमरी कंज्यूमर होने के साथ साथ ये कौन से ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल में आ रहा है। ठीक है, सिंपल, ओके। देन इसके बाद हमारे पास क्या आ जाता है, स्मॉल कार्निवोर। स्मॉल कार्निवोर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर। क्योंकि देखो, प्राइमरी कंज्यूमर तो कौन हो गए, जो घास को खा रहे हैं। ठीक है, वो प्राइमरी कंज्यूमर हो गए। और सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हो गए, जो
उस एनिमल को खा रहे हैं जो घास को खा रहा है, मतलब शेर जो है हिरन को खा रहा है, इस तरीके से मान लो। तो स्मॉल कार्निवोर्स हो गए हमारे पास, और सेकेंडरी कंज्यूमर्स हो गए, जिन्हें सेकेंडरी कंज्यूमर भी बोलते हैं, ये थर्ड ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। और लार्ज कार्निवोर, जो बड़े कार्निवोर्स होते हैं या जो टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, वो हमारे फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में आते हैं। तो इस तरीके से हमारा ट्रॉपिक लेवल जो है वो बना हुआ रहता है, ठीक है। अब वी नो दैट द फूड वी ईट एक्ट एज अ फ्यूल टू प्रोवाइड अस एनर्जी टू डू वर्क। जो भी हम खाना खाते हैं उससे एनर्जी मिलती है, एनर्जी से भाई हम अपना वर्क करते हैं। Thus, the interaction among various components of the environment involve flow energy from one component of the system to another. अब आप जानते हो ये जो हमने अभी पढ़ा, ट्रॉपिक लेवल्स पढ़े, इस ट्रॉपिक लेवल में हमने क्या देखा कि एनर्जी का फ्लो होता है। भाई पेड़ से जो एनर्जी है वो किस में जाएगी, हिरन में। हिरन से एनर्जी किस में जाएगी, शेर में। ठीक है, तो ये एनर्जी का फ्लो हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्योंकि वो एक दूसरे को खा रहे हैं, ठीक है। तो एज वी हैव स्टडीड द ऑटोट्रॉप्स कैप्चर द एनर्जी प्रोड्यूस प्रेजेंट इन द सनलाइट। तो सबसे पहले ऑटोट्रॉप्स या जो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि प्लांट्स हैं, वो सनलाइट को कैप्चर करेंगे और फिर सनलाइट कन्वर्ट हो जाएगी केमिकल एनर्जी में। सिंपल है इतना। फिर दिस एनर्जी सपोर्ट ऑल द एक्टिविटीज ऑफ लिविंग वर्ल्ड। भाई हमारे लिविंग वर्ल्ड की जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उसको यही सपोर्ट करते हैं, प्लांट्स। कैसे? अब देखो, अगर आप प्लांट्स को हटा दो, प्लांट मतलब दुनिया से प्लांट सारे के सारे हट जाएंगे, तो क्या होगा? एक एग्जांपल ले लेते हैं, यहां से प्लांट हट गए, प्लांट हट गए तो हिरन को खाना नहीं मिलेगा, हिरन भी मर जाएंगे। शेर को हिरन नहीं मिलेगा तो शेर भी मर जाएंगे। तो एक तरीके से क्या है, सब मर जाएंगे। तो डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली हम किस पे डिपेंड है, प्लांट्स पे। फ्रॉम ऑटोट्रॉप्स द एनर्जी गोज टू द हेटरोट्रॉप्स। एनर्जी कहां जाएगी, ऑटोट्रॉप से हेटरोट्रॉप से, हेटरोट्रॉप से फाइनली डीकम्पोजर्स पे। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं कि भाई कोई ना कोई लास्ट में एनिमल जो है वो डेड हो जाएगा या प्लांट डेड हो जाएगा, फिर उसको डीकम्पोज करेंगे कौन, डीकम्पोजर्स। However, as we have saw in the previous chapter on source of energy, when one form of energy is changed to another, some energy is lost to the environment in the form which cannot be used again. अब क्या होता है भाई, एक एनर्जी जब दूसरे एनर्जी में कन्वर्ट होती है, मतलब एनर्जी का ट्रांसपोर्ट होता है, मतलब या चेंज होती है वन फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जब एनर्जी चेंज होती है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो इन्वायरमेंट में लॉस हो जाती है, और वो जो एनर्जी लॉस हो जाती है वो दोबारा यूज नहीं होती है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे पेड़ से, आप मैं एक एग्जांपल यहीं पे देखो, पेड़ से जो एनर्जी यहाँ गई हिरन में, उसमें से कुछ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी, ठीक है, उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी जो यूज नहीं हो सकती। द फ्लो एनर्जी बिटवीन वेरियस कंपोनेंट ऑफ द इन्वायरमेंट हैज बीन एक्सटेंसिवली स्टडीड एंड इट हैज फाउंड दैट। अब यहाँ पे क्या पाया गया कि जब हमने एनर्जी की स्टडी करी, द ग्रीन प्लांट्स इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, मतलब जमीन में जितने भी ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो कैप्चर करते हैं अबाउट, ये इंपॉर्टेंट है, 1% ऑफ एनर्जी ऑफ सनलाइट दैट फॉल ऑन देयर लीव्स एंड कन्वर्ट इट इनटू फूड एनर्जी। जो हमारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सनलाइट पड़ती है उसका सिर्फ 1% जो है प्लांट लेते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और फिर फूड एनर्जी बनाते हैं। When green plants are eaten by primary consumer, अब ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब हर्बीवोर्स खाएंगे। तो अ ग्रेट डील ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट, ग्रेट डील ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी एज अ हीट टू द इन्वायरमेंट, ठीक है। क्या बोला, पेड़ से जो एनर्जी किस में जाएगी, हिरन में चली जाएगी। बट लेकिन पेड़ से जब एनर्जी हिरन में जाएगी ना, तो बहुत सारी अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी इन्वायरमेंट में इन द फॉर्म ऑफ हीट। सम अमाउंट गोज इनटू डाइजेशन, कुछ एनर्जी जो है वो डाइजेशन में चली जाएगी हिरन में, कुछ उसके कुछ काम में चली जाएगी, कुछ बाकी ग्रोथ में चली जाएगी और रिप्रोडक्शन में चली जाएगी। तो सीधी बात आप समझ रहे हो ना, एक हिरन ने पेड़ को खाया तो पेड़ की जो एनर्जी है वो हिरन में आ गई। अब हिरन में जो एनर्जी आई उसमें से कुछ एनर्जी लॉस हो जाती है हीट की फॉर्म में, फिर कुछ एनर्जी जो है हिरन यूज कर लेता है डाइजेशन के लिए, फिर अपना काम करने के लिए भाई, ठीक है, उसके अलावा ग्रोथ और रिप्रोडक्शन में भी यूज कर लेता है। तो अन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड ईटन इज टर्न इनटू इट्स ओन बॉडी एंड मेड अवेलेबल फॉर द नेक्स्ट लेवल ऑफ कंज्यूमर। अब ये लाइन समझना, देखो यहां से एनर्जी गई यहां, ठीक है,
यहाँ से इधर ही जाएगी क्योंकि भाई हिरन ने पेड़ को खाया है, तो एनर्जी गई, तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है हीट की फॉर्म में लॉस हो जाएगी, ये लॉस हो गई। कुछ अमाउंट ऑफ जो है वो वर्क में चली जाएगी, वर्क पढ़ा था हमने, और क्या क्या पढ़ा था हमने, वो उसके डाइजेशन में जाएगी, उसके रिप्रोडक्शन में जाएगी, इन सब चीज़ों में भी एनर्जी जो है वो लॉस हो जाएगी। तो हिरन के अंदर सिर्फ कितना परसेंट एनर्जी बचेगी, जितनी भी एनर्जी यहां से आई है उसका सिर्फ 10% ही एनर्जी यहां पे बचेगी आगे के लिए, शेर के लिए। बात समझ में आ रही है? मैं इसको अभी एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। देखो, ये है प्रोड्यूसर, ठीक है। प्रोड्यूसर ने कितना 10,000 किलो कैलोरी जो है वो एनर्जी प्रोड्यूस करी, इसका सिर्फ 10% ऊपर जाएगी, ठीक है, 10% ऊपर जाएगी। तो 10,000 का 10% कितना हो गया अपना 1,000 हो गया। फिर 1,000 का भी 10% ऊपर जाएगा, 100 हो गया। फिर 100 का भी 10% ऊपर जाएगा, 10 हो गया। तो इस तरीके से मुझे क्या पता चल रहा है, बहुत सारी एनर्जी जो है वो हीट की फॉर्म में क्या हो रही है, लॉस हो जा रही है। हीट, रिप्रोडक्शन, वर्क, इन सब में लॉस हो जा रही है। सिर्फ 10% ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी इज अवेलेबल फॉर नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, ठीक है। ये सबसे नीचे का ट्रॉपिक लेवल था, ये सबसे ऊपर का ट्रॉपिक लेवल हो गया। और यहाँ पे ये ट्राइंगल शेप में क्यों बना रखा है इसको भी समझ लो। यहाँ पे क्या होता है, देखो ट्राइंगल शेप इसलिए है क्योंकि आप देखोगे ये वाला जो डब्बा है, ये डब्बा है, ये बड़ा है ना, ये मुझे रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पे एक तो एनर्जी ज्यादा है, ठीक है, एक तो क्या है, एनर्जी ज्यादा है। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं एनर्जी कम होती जा रही है, ठीक है ना। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ रहे हैं तो एनर्जी क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। यहां से यहां जाएंगे तो एनर्जी कम और कम और कम, तो सबसे ऊपर और कम एनर्जी रहेगी। दूसरा में क्या बता रहा है, नंबर। नंबर का मतलब क्या है कि जो यहाँ पे प्रोड्यूसर हैं वो सबसे ज्यादा होते हैं, प्रोड्यूसर पेड़ पौधे सबसे ज्यादा होते हैं। फिर उनको खाने वाले और कम होते हैं, फिर उनको खाने वाले और कम होते हैं, फिर उनको खाने वाले और कम होते हैं। जैसे टर्शरी कंज्यूमर में मेनली शेर आ जाते हैं, तो बड़े एनिमल जो होते हैं कार्निवोर्स वो आ जाते हैं, तो वो जंगल में हमेशा क्या रहता है, कम रहते हैं, तो उनका नंबर क्या रहता है यहाँ पे, कम रहता है। तो इसलिए ट्राइंगल शेप में हमें बता रखा है। तो यहाँ पे क्या है, therefore 10% can be taken as average value of amount of organic matter that is present at each step and reaches the next level of consumer। तो जो भी next level of consumer है उसमें सिर्फ 10% of average volume जो है organic matter का वो ट्रांसपोर्ट होता है। Since so little energy is available for the next level of consumer, सिर्फ 10% ही तो ऊपर अवेलेबल है ना, ऊपर वाले के लिए अवेलेबल है। तो इसलिए जो फूड चेन होती है वो जनरली कंसिस्ट ऑफ ओनली 3 और 4 स्टेप। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट क्वेश्चन इसमें क्या बनेगा कि भाई जो फूड चेन है उसमें 3 और 4 स्टेप क्यों होते हैं, क्यों होते हैं, सोचो, मतलब सोचो, क्या समझ गए होंगे तुम। 3-4 स्टेप ही क्यों होते हैं, वो इसलिए होते हैं क्योंकि 3-4 स्टेप आते आते क्या होती है, जो बहुत ही कम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो अवेलेबल रह पाती है ऊपर, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे सिर्फ 10% एनर्जी अवेलेबल रहेगी। यहाँ पे देखो 10,000 किलो कैलोरी थी और यहाँ पे सिर्फ कितनी है, 10 किलो कैलोरी, ठीक है। द लॉस ऑफ एनर्जी एट ईच स्टेप इज सो ग्रेट, हर एक स्टेप में एनर्जी का लॉस बहुत ज्यादा हो रहा, दैट वेरी लिटिल यूजेबल एनर्जी रिमेन आफ्टर 4th ट्रॉपिक लेवल। तो चौथे ट्रॉपिक लेवल में बहुत ही कम एनर्जी जो है वो बचती है। There are generally a great number of individuals at the lower tropic level of an ecosystem. The greatest number is of the producers। अब देखो यहां पे जो प्रोड्यूसर है, प्रोड्यूसर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा होते हैं नंबर में। और जैसे जैसे हम यहाँ पे जा रहे हैं टर्शरी कंज्यूमर में, तो क्या हो रहा है, जो नंबर है वो कम होता जाएगा। द लेंथ एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ फूड चेन वेरी। अब भाई लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी जो फूड चेन की होती है वो वेरी करती है। जैसे एग्जाम्पल से देख लो यार फटाफट, ये है देखो, ये भी एक फूड चेन है, यहाँ पे 1 2 3 ही है, ठीक है, 3 ही ट्रॉपिक लेवल है। यहाँ पे कितने हैं, 1 2 3 4 5 ट्रॉपिक लेवल हो गए, तो अलग अलग हो गए, ठीक है। यहाँ पे 1 2 3 4 है, तो फूड चेन की लेंथ अलग अलग हो सकती है। Each organism is generally eaten by 2 or more kind of organisms, which in turn are eaten by the several other organisms। अब ये पॉइंट समझना, पहले पढ़ लेते हैं इसको यार। So instead of straight line food chain, the relationship can be shown as a series of branching line called a food web। देखो ये है फूड वेब। इसमें देखो है, नॉर्मली ये था, ये फूड चेन चल रहा था,
ये प्रोड्यूसर हो गया, ये प्राइमरी कंज्यूमर हो गया, ये सेकेंडरी कंज्यूमर हो गया, ये टर्शरी कंज्यूमर हो गया, ठीक है, और ये फाइनली जो हो गया क्वार्टरनरी हो गया, मतलब सबसे ऊपर का कंज्यूमर हो गया जो ये शेड जो हो गया। अब ये तो चलो एक फूड चेन हो गई। अब ये दूसरी फूड चेन देखो, ये है, फिर ये, फिर ये। अब यहाँ पे कनेक्शन हो गया, इस मेंढक को ये भी खा सकता है, इस मेंढक को ये सांप भी खा सकता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, एक फूड चेन जो है वो दो में डिवाइड हो गई, अब मतलब कनेक्टेड हो गई। ये फूड चेन इससे भी कनेक्ट हो गई, इससे भी कनेक्ट हो गई। सेम इसी तरीके से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से जा रहा है। अब ये देखो, ये चूहे को भी जो है वो सांप खा सकता है, तो यहाँ पे भी कनेक्शन हो गया। तो आप समझ रहे हो ना बात को कि यहाँ पे क्या हो रहा है, फूड चेन्स जो है वो आपस में इंटरकनेक्ट हो जा रही है। और फूड चेन आपस में इंटरकनेक्ट क्यों हो रही है, बिकॉज यहाँ पे एक एनिमल को एक से ज्यादा एनिमल खा रहे हैं, ठीक है ना, एक ऑर्गेनिज्म को एक से ज्यादा ऑर्गेनिज्म जो है वो खा रहे हैं। इस वजह से क्या हो रहा है, फूड चेन जो है आपस में कनेक्ट हो जा रही है और क्या बना दे रही है, फूड वेब। तो ये फूड वेब बन गया। अब फ्रॉम द एनर्जी फ्लो डायग्राम टू थिंग्स बिकम क्लियर। एनर्जी का फ्लो का डायग्राम हमने देखा था ना कि भाई एनर्जी नीचे से ऊपर ऊपर जा रही है और कम होती जा रही है। तो हमें दो चीजें क्या पता चली, फर्स्टली द फ्लो ऑफ एनर्जी इज यूनी डायरेक्शनल। भाई बहुत सिंपल है, फ्लो ऑफ एनर्जी यूनी डायरेक्शनल है, मतलब सूरज से रोशनी आएगी पेड़ में, पेड़ से हिरन में, हिरन से शेर में, शेर में, ऐसा ही जाएगी। ऐसा तो नहीं होगा कि हिरन जो है वो शेर को खा लेगा या पेड़ जो है हिरन को खा लेगा, ऐसा तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो एनर्जी होती है, फ्लो ऑफ एनर्जी होती है, वो यूनी डायरेक्शनल होती है। the energy that is captured by autotrophs do not revert back to the solar input। जो एनर्जी एक बार ऑटोट्रॉफ ने ले ली, पेड़ों ने जो एनर्जी ले ली सनलाइट से, वो दोबारा सनलाइट को नहीं दे सकते हैं। एंड द एनर्जी विच पास टू द हेटेरोट्रॉफ्स डू नॉट कम बैक टू द ऑटोट्रॉफ्स। अब हिरन से एनर्जी पेड़ों को नहीं मिल सकती। As it moved progressively through the various trophic level, it is no longer available to the previous level। तो एक बार अगर एनर्जी आगे ट्रॉपिक लेवल पे चली गई तो वो पीछे नहीं आ सकती है। Secondly, the energy available at each tropic level get diminished progressively due to loss of energy at each level। अब क्या होता है, जो एनर्जी अवेलेबल होती है नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे वो बहुत कम होती है। हमने भी पढ़ा था कितना परसेंट होती है, 10%। भाई ये क्वेश्चन तुम्हें आएगा, इसको ध्यान रखना, ये आएगा क्वेश्चन। मैं आज बोल रहा हूं, जिस दिन पेपर आएगा उसमें देखना। तुम ऐसे बोलेगा, जैसे ये ट्रॉपिक लेवल बनाएगा, 1 2 3 4 ट्रॉपिक लेवल बना दिए। अब तो यहाँ की एनर्जी दे दी, तुम्हें बोला कि यहाँ की एनर्जी बताओ, तो यहाँ की एनर्जी बता दी, तो इसका 10% इधर, इसका 10% इधर, तो तुम निकाल लोगे उसको 10% करके। या तुम्हें यहाँ की दे दी, नीचे वाले प्रोड्यूसर की तुम्हें एनर्जी पूछ दी, तो वही 10% का कैलकुलेशन लगा लेना। तो कुछ क्वेश्चन करेंगे यार हम इसमें, अभी तो एकदम समझ में तुम्हें नहीं आएगा शायद। ठीक है। अनदर इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ऑफ फूड चेन इज हाउ अननोइंगली सम हार्मफुल केमिकल एंटर आवर बॉडीज थ्रू द फूड चेन। अब देखो क्या होता है, फूड चेन में कभी कभी क्या होता है, मान लो जैसे कि भाई मैं तुम्हें कैसे बताऊं, हाँ मान लो हमने ये खेत में हमने कुछ उगा रखा है। अब हमने क्या किया, यहाँ पे केमिकल डाल दिया, केमिकल मतलब फर्टिलाइजर डाल दिए, पेस्टिसाइड डाल दिए, ताकि हमारी खेती और अच्छी हो जाए, ठीक है। बट वो केमिकल इन पेड़ों में चले गया, पेड़ों से केमिकल कहाँ गया, इनमें चले गया, इनसे केमिकल कहाँ चले गया, मछली में चले गया, मछली से कहाँ चले गया, ये इसमें चले गया, इससे कहाँ चले गया, शेर में चले गया फाइनली। तो हुआ क्या, हमने क्या देखा, जो हमने केमिकल डाला था वो फूड चेन की वजह से, फूड चेन के थ्रू होते हुए एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे ट्रांसपोर्ट हो रहा है, आगे जा रहा है, ठीक है। अब यू हैव रीड इन द क्लास 9th हाउ वाटर गेट पॉल्यूटेड। वन ऑफ द रीजन इज द यूज ऑफ सेवरल पेस्टिसाइड्स का यूज करते हैं या केमिकल्स का यूज करते हैं टू प्रोटेक्ट अवर क्रॉप फ्रॉम डिजीज एंड पेस्ट। तो डिजीज और पेस्ट से बचाने के लिए जो क्रॉप्स का केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं क्रॉप्स को बचाने के लिए, वो थोड़ा प्रॉब्लम भी करता है, मतलब क्या कर देता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉल्यूशन कर देता है। These chemicals are either washed down into the soil, या तो ये केमिकल्स सॉइल में नीचे चले जाएंगे और वाटर बॉडीज में चले जाएंगे, नदियों में चले जाएंगे। फ्रॉम द सॉइल दीज आर एब्जॉर्ब बाय प्लांट। अब सॉइल में जाएंगे तो क्या होगा भाई, वाटर इसको प्लांट जो है इनको एब्जॉर्ब करेगा।
along with water and minerals, and from the water bodies these are taken by aquatic plants. ठीक है, तो जमीन में रहेगा तो प्लांट्स लेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स भी लेंगे अगर पानी में रहेगा तो। ठीक है, तो मतलब आप इसमें ना एक पॉइंट समझो, इसमें बताना क्या चाह रहा है यार वो, इसमें बताना चाह रहा है वो बायोमैग्निफिकेशन। ये क्वेश्चन तुम्हें आता है, देखो इसको समझना। बायो, बायो मतलब लिविंग, मैग्नीफाई, मैग्नीफाई करना मतलब बड़ा 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 बड़ा। ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन एक्चुअली क्या होता है, एक फिनोमेना होता है जिसमें क्या होता है, कोई केमिकल जब हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है, जब कोई केमिकल हमारी फूड चेन में एंटर कर जाता है तो वो क्या करता है, फूड चेन में जाके एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाता है और उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ता जाता है। मैं समझा रहा हूं। वाटर अभी डीडीटी, देखो रुको 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 रुको, क्या बोल रहा हूं मैं, एक मिनट। यहां पे हमने एक केमिकल लिया है जिसका नाम है डीडीटी। ठीक है, क्या लिया है, डीडीटी, एक केमिकल ले रखा है। ये एक एग्जांपल लेते हैं, बढ़िया एग्जांपल जो रहता है। ये एक पेस्टिसाइड है, मतलब ये खेतों में डाला जाता था। ठीक है, पहले ये क्या हुआ, वहां से होते हुए पानी में चले गया, पानी से होते हुए कहां गया, वो फूड चेन में एंटर कर गया, फिर वो जू प्लैंक्टन्स में जाएगा। अब पॉइंट को समझना, जू प्लैंक्टन्स क्या होते हैं, छोटे छोटे आप ये मान लो एनिमल्स होते हैं छोटे छोटे जो हमें ओशियंस में मिलते हैं या नदियों वगैरह में मिलते हैं। जू प्लैंक्टन से फिर ये कहाँ जाएगा, स्मॉल फिश में। इसका मतलब क्या हुआ, स्मॉल फिश ने किसको खाया, जू प्लैंक्टन्स को खाया। ठीक है, अब तुम एक बात समझो, ये है मेरे पास पहला ट्रॉपिक लेवल, ये दूसरा ट्रॉपिक लेवल, ये तीसरा, ये चौथा ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल में अगर तुम देखोगे तो डीडीटी का जो अमाउंट है वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे 0.04 ppm था, यहाँ पे 0.5 ppm हो गया, यहाँ पे 2 ppm हो गया, यहाँ पे 25 ppm हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो डीडीटी का अमाउंट है वो हर ट्रॉपिक लेवल में बढ़ता जा रहा है। इसी को बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। अभी क्वेश्चन आता है कि ये बढ़ क्यों रहा भाई, तो बढ़ इसलिए रहा है कि जैसे स्मॉल फिश है तो एक स्मॉल फिश कई सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी। एक फिश जो है छोटी सी, वो एक ही जू प्लैंक्टन को नहीं खाएगी, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स को खाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जू प्लैंक्टन्स का जो डीडीटी है वो एक फिश के अंदर चले जाएगा, स्मॉल फिश के अंदर, जो कि 0.5 ppm रहेगा। फिर जो लार्ज फिश हैं वो कई सारी छोटी छोटी मछलियों को खाएंगी। उससे क्या होगा, छोटी छोटी मछलियों का जितना भी डीडीटी है वो सारा बड़ी मछली में चले जाएगा। उसमें कितना आ जाएगा, 2 ppm बढ़ जाएगा फिर, है ना। फिर ये लार्ज फिश को कौन खाएगा, फिश ईटिंग बर्ड्स खाएंगी। फिर ये बर्ड्स भी क्या है, बहुत सारी बड़ी बड़ी फिश को खाएंगी, तो 25 ppm हो जाएगा, मतलब बढ़ जाएगा डीडीटी का अमाउंट। तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड बायोमैग्निफिकेशन। अच्छा, इसके बारे में पता कैसे चला, इसको थोड़ा समझना। जब ये है ना, ये चिड़िया ने, ये है ठीक है, देखो ये छोटी मछली, बड़ी मछली, बड़ी मछली, फिर इसके बाद इसने इसको खाया, इसने खाया। अब इसमें अगर हम देखोगे तो पता कैसे चला कि जैसे ये चिड़िया है हमारी, ठीक है, इस चिड़िया ने खाया बड़ी मछली को, तो चिड़िया के अंदर क्या आ गया, डीडीटी आ गया। अब डीडीटी क्या करता है ना, कैल्शियम होता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करता है। जैसे डीडीटी इस चिड़िया के अंदर आ गया ना, तो इस चिड़िया के अंदर क्या होगा, जब चिड़िया अंडे देगी तो अंडे का बाहर का जो शेल होता है वो किस चीज का बना होता है, कैल्शियम का बना रहता है। बट लेकिन डीडीटी कहाँ आ गया, इस चिड़िया के अंदर है, तो डीडीटी क्या करता है, कैल्शियम को ठीक से बनने नहीं देता, ठीक है, उसके मेटाबॉलिज्म पे अफेक्ट डालता है। जिसकी वजह से क्या हुआ, जो ये चिड़िया अंडे दे रही थी वो अंडे का जो कैल्शियम की लेयर है वो बहुत पतली हो रही थी, जिसकी वजह से क्या है, उसके अंदर का जो बच्चा है वो मर जा रहा था। क्यों, क्योंकि अंडा जो है वो टूट जा रहा था और इनकी पॉपुलेशन जो है वो घटने लग गई। ठीक है ना, ये चिड़िया की पॉपुलेशन घटने लगी। तब जाके दिमाग में आया कि अच्छा ऐसा हो क्यों रहा। फिर जब स्टडी हुई तब पाया गया कि डीडीटी की वजह से हो रहा है। तो इट इज कॉल्ड बायो मैग्निफिकेशन। आप समझ गए होंगे यार, है ना। ये फ्लो ऑफ एनर्जी है सनलाइट से प्रोड्यूसर, हर्बीवोर, कार्निवोर, टॉप कार्निवोर्स। ठीक है, अब ये डीडीटी तुम देख रहे होंगे कि यार ये ना बॉडी, देखो एक्चुअली क्या होता है, डीडीटी ना बॉडी से बाहर नहीं निकलता है, एक्सक्रीट आउट नहीं होता है, ये एक्युमुलेट हो जाता है बॉडी के अंदर।
तो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच दे एंटर द फूड चेन। तो ये केमिकल एंटर कर गया फूड चेन में। एज दीज केमिकल्स आर नॉन डिग्रेडेबल, ये डिग्रेड भी हो सकते हैं। दे गेट एक्यूमुलेटेड प्रोग्रेसिवली एज एट ईच ट्रॉपिक लेवल। हर ट्रॉपिक लेवल पे क्या होता है, इनका प्रोग्रेसिवली अमाउंट जो है बढ़ता जाता है। अब एज ह्यूमन बीइंग ऑक्यूपाई द टॉप लेवल इन एनी फूड चेन, भाई ह्यूमन जो है सबसे ऊपर है, वो कुछ भी खा सकते हैं, है ना। तो जो मैक्सिमम कंसंट्रेशन होगी इन केमिकल्स की वो किस में जाएगी, हमारी बॉडीज में ही जाएगी। इसी फिनोमिना को बोला जाता है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। दिस इज द रीजन वाई अवर फूड ग्रेन्स सच एज wheat and rice, vegetable and fruits, and even meat contain various amount of pesticide residue. इन सब में क्या होता है, बहुत सारा पेस्टिसाइड होता है। दे कैन नॉट ऑलवेज बी रिमूव बाय वॉशिंग और अदर मीन। धोते रहेंगे तब भी ये नहीं हटेगा, ये प्रॉब्लम कर सकता है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक। बायोमैग्निफिकेशन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें एनर्जी का लो हुआ था 10% लॉ बोलते हैं उसको, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको भी ध्यान से रखना। उसमें न्यूमेरिकल आता है छोटा सा कि कैसे कैसे क्या क्या आपको कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे बोल देगा वही, यहाँ पे 100 दे रखा है, आपसे पूछ देगा यहाँ नीचे की कितनी होगी, उससे नीचे की कितनी होगी एनर्जी, ऊपर की एनर्जी कितनी होगी। तो वो 10% लॉ लगा के आप कर लेना। और एक और चीज़ ये ध्यान रखना है, एमसीक्यू में आ सकता है कि 1% ऑफ सनलाइट जो है वही ऑक्यूपाई होती है, वही कैप्चर करते हैं प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर आ गया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना भाई कि भाइयों और बहनों, ठीक है, जो भी आप देख रहे हो, कि कैसा लगा आपको। तो ठंड पड़ रही है, ठीक है, इतना ही रहने देते हैं अब मैं रजाई में जा रहा हूँ। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।